नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं पुनः आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर के जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल के बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं और ये गलत भी नहीं है, मैं नहीं कहूंगा गलत है, करना चाहिए। लेकिन जो प्राचीन परंपराएं जो हमारे ऋषि मुनि बना के गए हैं, एक बार ज्योतिष से जरूर कुंडली का अध्ययन करा लेना चाहिए। और यदि कोई बहुत ही बड़ा, यदि किसी भी प्रकार से कोई सॉल्यूशन नहीं निकले तो कृपा करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि प्रेम विवाह तो हो जाता है लेकिन उसके बाद दाम्पत्य चल नहीं पाता है, उसके बाद दाम्पत्य जीवन में वो खुशियां नहीं रह पाती हैं जो जातक और जातिका सोच करके विवाह किए थे। क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के ग्रह नक्षत्र भी आपस में मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैंने ऐसे बहुत आपने देखा होगा कि किसी का विवाह हुआ और विवाह के बाद उसकी नौकरी लग गई, उसकी उन्नति हो गई। तो हमेशा पति पत्नी का भाग्य, किसी का बच्चा हुआ, जैसे अभी कुछ दिन पहले की एक कुंडली मैं बता रहा हूं आपको, तो कुंडली मेरे पास आई थी और वो नौकरी के लिए बहुत दिन से प्रयत्नशील थे और उनका विवाह भी हो गया, नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा उनसे कि आपको पुत्र संतान होगा और उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, और पुत्र संतान हुआ। और जो बिहार में जो बहुत सारे जो टीचर की वैकेंसी निकली थी उसमें उनकी नौकरी लग गई। तो हमारा जो भाग्य है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से, हमारे पत्नी से एक जुड़ा रहता है, पति से, पत्नी से, बच्चों से। तो इसको बहुत ध्यान में रखना है। और यदि आपकी कुंडली देख करके यदि कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि आप विवाह ना करें तो कृपया आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि एक आदमी कहे तो चलिए, यदि मैंने कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपने मुझसे पूछने से पहले भी 2-3 जगह यदि आपने दिखा लिया है और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए, ये अच्छी बात है, इसको मैं खराब नहीं कहूंगा। तो फिर आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। अब कैसे, आइए थोड़ा सा इस कुंडली के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास, मैंने कोई नाम, कोई जन्म समय कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ इसमें लड़के का 31/5/1997 और लड़की का 13/4/1999, मैं अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों का सहारा लूंगा यहाँ पे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि पिछले एक वीडियो में मैंने अपने ऊपर आपको बना के बताया था कि मेरा 14 ही गुण मिलता है, लेकिन विवाह के काफी दिन हो गए, 17, 18, 19 साल के लगभग होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अंक ज्योतिष से मेरा मिलान सही था। आइए समझते हैं इस विषय को संपूर्ण। जब मैंने इनका गुण का जो मिलान किया है तो इसमें 17 गुण आ रहे हैं 36 गुण में से, जिसमें वर्ण 1 में 1 है, वत्स्य 2 में आधा है, तारा 3 में 1.5 है, योनि 4 में 3 है, मैत्री 5 में 3 है, गण दोष है, यानी कि लड़का जो है मनुष्य गण का है और लड़की जो है राक्षस गण की है, और भकुट 0 है। भकुट यहाँ पे संपूर्ण रूप से मान्य होगा और नाड़ी भी यहाँ पे जो है वो 8 आ रहा है। तो गण दोष है और भकुट दोष है, गण दोष है और भकुट दोष है। गण दोष यदि है, मनुष्य और राक्षस गण यदि है, दोनों के सोच में बहुत अंतर होगा। कैसे अंतर होगा मैंने पहले ही बताया है। लड़का यदि सोचे कि मैं मंदिर जाऊंगा, यदि लड़का मनुष्य गण का है, लड़की राक्षस गण की है, तो लड़का ये सोचते मैं मंदिर जाऊंगा, तो लड़की कहेगी नहीं हम आज पिक्चर देखने चलेंगे। दोनों के मत ही मिलान में प्रॉब्लम होगी, दोनों का मत नहीं मिल पाएगा एक दूसरे से और समस्या यहाँ पे आएगी। लड़का कहेगा कि मैं खीर खाऊंगा और लड़की कहेगी नहीं आज तो मेरा चिकन खाने का मन है। तो इस प्रकार से समस्या जीवन में आती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे गण दोष। अच्छा, भकुट दोष में क्या है? लड़के का जो है वो मीन राशि है और लड़की की कुंभ राशि है। ये द्वादश भकुट है। अर्थ को लेकर समस्या रहेगी, दोनों का मन नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे दोनों का मतभेद हो जाएगा और विवाह टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। चलिए इसको भी मैंने साइड में रख दिया, मैं 17 गुण को भी साइड में रख दिया। 2 समस्या मैंने आपको मेजर समस्या बता दिया कि गण दोष है और भकुट दोष है और ये संपूर्ण रूप से मान्य, इसका कोई काट नहीं हो रहा है। मेरे पास यदि 100 कुंडलियां आती हैं तो मुश्किल से, गलती से बहुत, मैं 2 या 3 कुंडली या कभी कभी नहीं भी उसमें से ना करता हूं कि शादी मत कीजिए। लेकिन ऐसी स्थितियों में तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि शादी मत कीजिए। वो कैसे? आइए, सबसे पहले मैंने लड़के का कुंडली देखा, कर्क लगन की कुंडली है और मैंने हमेशा कहा है कि कर्क लगन के लोगों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत परेशानी में रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बन जाते हैं यहाँ पे। कर्क लगन, मकर लगन
और सिंह लगन, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन इनका डिस्टर्ब रहता ही रहता है। तो कर्क लगन के हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, मैं भगवान के भगवान के विषय में ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र का भी जो है वो कर्क लगन की कुंडली थी और उनके भी कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के मंगल बैठे थे, लेकिन दाम्पत्य का अभाव उनको भी रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान ने हम ये बताने की कोशिश की, भगवान ने हमें ये बताया क्या कि ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार से बैठते हैं उसी प्रकार से आपको अपना फल देते हैं। आइए अब लग्नपति बनते हैं, चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। ये क्या है? जब चंद्रमा शनि के साथ और केतु के साथ चंद्रमा बैठ गए तो चंद्रमा अत्यंत पीड़ित हो गए। ऐसे लोगों का अपने मन पे बस नहीं रहता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा जो है भावनाओं में, सुबह में यदि उनका मूड अच्छा है तो शाम को उनका मूड बिगड़ जाएगा। यानी चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति सोच नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो लगने पीड़ित है। अब सीधे चले जाते हैं कुंडली के सप्तम भाव पे। सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सप्तम भाव के स्वामी लड़के कुंडली बनते हैं शनिदेव। तो कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, अच्छा है। सप्तम में यदि भाग्य भाव में बैठे तो विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है, जातक की, जो मैंने अभी आपको बताया कि विवाह के बाद नौकरी लग जाए। लेकिन उनकी स्थिति क्या है वो देखिए, वो केतु के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं और साथ ही साथ जो है उन शनि पे जो है मंगल की 7 और 8वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी कि मंगल भी, याद रखिएगा, मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, उनके भी दृष्टि में पृथकता है, पृथकतावादी ग्रह है मंगल। तो राहु की दृष्टि पड़ी शनि पे, मंगल की दृष्टि पड़ी शनि पे और केतु के साथ तो बैठे ही हैं, यानी कि सप्तमेश पीड़ित है। सप्तम भाव पे भी राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी, यानी कि सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। यानी सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव का स्वामी शनि भी पीड़ित हो गया। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट आ गया। और सप्तम भाव में नीच के बृहस्पति बैठे हैं और ये वक्री नहीं है। यदि वक्री होते तो इनका नीचत्व तो भंग हो जाता, लेकिन ये वक्री नहीं है, यानी कि ये शनि नीच के माने जाएंगे। अब दाम्पत्य का कारक कौन होता है? शुक्र होता है। दाम्पत्य कारक शुक्र कहां बैठा है? तो दाम्पत्य का कारक शुक्र कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है। 12वें भाव में शुक्र को अच्छा माना गया है, हर प्रकार का भोग देता है। लेकिन इस कुंडली में वो चौथे भाव का स्वामी होकर के, सुख भाव का स्वामी होकर और व्यय भाव में जाके बैठ गया है और साथ में आय भाव का भी स्वामी है और जाके व्यय भाव में बैठा है। ये बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, बहुत खराब भी नहीं कहूंगा, इसको मैं ठीक ठाक कहूंगा। लेकिन सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों ही पीड़ित हैं, इसको आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब षडबल में मैंने जाके देखा तो षडबल में लड़के कुंडली में सप्तम पति यानी शनि को 2 अंक प्राप्त है और सप्तम भाव को 9 अंक प्राप्त है। 12 में से 9 अंक प्राप्त है, तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समस्या दिखा दिया और इन दोषों को आपको नहीं भूलना है, ये जो दोष बने हुए हैं। अब थोड़ा लड़के कुंडली, क्योंकि लड़का क्या है कि बड़ा मूडी स्वभाव का होगा, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, थोड़ी देर में उसका मूड बदलते रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में जो है चंद्रमा अत्यंत ही पीड़ित होकर बैठा हुआ है। अब आगे एक पॉइंट और बताता हूं। राहु और केतु के समक्ष पूरे ग्रह बैठे हुए हैं, एक बृहस्पति साइड में बैठे हैं, बृहस्पति साइड में बैठे हैं, तो ये आंशिक काल सर्प दोष भी हुआ, ये भी परेशान करेगा, ये भी जिंदगी में परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये समस्या यहाँ पे है। अब लड़की के कुंडली में चलते हैं। तो लड़की की कुंडली में हमने क्या देखा कि लग्न में शुक्र बैठे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं, बहुत शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, टिप टॉप में रहना उनको बहुत पसंद होता है। तो लग्न में बैठे बहुत अच्छा है। अब सीधे चले जाते हैं कुंडली में, हम कहा तो कुंडली के जो है सप्तम भाव में, कुंडली में इनके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव कहां बैठे हैं इनके कुंडली में? तो मंगल देव जो है इनके कुंडली में बैठे हैं जाके कुंडली के 6ठ भाव में। और शनि देव इनके कुंडली में, यहाँ पे शनि को मैंने नहीं लिखा है, शनि इनके यहाँ पे बैठे हैं कुंडली के 12वें भाव में, नीच राशि में बैठे हैं शनिदेव। अब यहाँ पे क्या है कि सप्तम पति का अपने से एक घर पहले आके बैठना और वो भी वक्री होके बैठे हैं मंगल, तो यानी वो दाम्पत्य क्या व्यय कर देंगे, क्योंकि कोई भी भाव से उसका पिछला भाव व्यय भाव होता है। तो ये मंगल सप्तम पति होकर के 6ठ भाव बैठे तो दाम्पत्य का व्यय करेंगे, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद इस मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ गई, ये भी अच्छा नहीं है, यानी मंगल पीड़ित हो गए। सप्तम भाव का स्वामी अपने से एक घर पीछे बैठ के दाम्पत्य का व्यय करेगा और शनि की दृष्टि पड़ गई तो जीवन साथी को भी विवाह के बाद ऐसे में कई बार चोट चपेट दुर्घटना होने का डर रहता है, तो ये अच्छा नहीं है।
पीड़ित हो गए यहाँ पे। अब सप्तम भाव का लड़की कुंडली में कारक कौन होता है? विवाह का कारक बृहस्पति, पति का कारक बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठे इनके कुंडली में? कुंडली के एकादश भाव में अपने राशि में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, यानी कि अस्त यदि बृहस्पति हो गए तो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ उस बृहस्पति पे कि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, यानी कि वो पीड़ित होकर बैठे हैं। और दाम्पत्य का कारक कौन होता है? जो विवाह करना बृहस्पति का काम, और विवाह के बाद का जीवन लेके कौन चलता है? शुक्र। तो शुक्र पे केतु की 5वीं दृष्टि पड़ जाती है, यानी कि वो भी पीड़ित हो गया। तो यहां पे सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित, सप्तम भाव का कारक बृहस्पति अस्त होकर के पीड़ित, अस्त होकर के और राहु से दृष्टि, और साथ ही साथ विवाह कारक केतु में भी शुक्र में भी केतु की दृष्टि पड़ती है, यानी कि स्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये विवाह यदि चल जाए तो भगवान नारायण की कृपा से ही चल पाएगा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि विवाह चल पाएगा, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ठान रखा है कि मैं विवाह करूंगा, आपस में विवाह करेंगे हम लोग, आदि जो भी इनकी मर्जी है। हमने अपना डिसीजन इनको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अंक ज्योतिष का भी सहारा ले लेते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लड़के के कुंडली में, देखिए समझिए इस चीज को, लड़के का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31/5/1997। तो 31 इक्वल टू 4, यानी कि कितने 4 क्या होगा? तो मूलांक हो गया, 4 मूलांक हो गया। उसके बाद इस सबको हम जोड़ देंगे तो 9 9 18 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी कि यहाँ पे आया 35 इक्वल टू 5 3 8, क्या हो गया? ये भाग्यांक हो गया, यानी लड़के का भाग्यांक हो गया ये। अब कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर कैसे निकालेंगे? तो 9 9 18 1 19 और 1 20 और 6 26। 9 9 18 1 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहां पे हमने लिखा 26 इक्वल टू 8। ये क्या हो गया? कुआ नंबर या एंजल नंबर। कुआ नंबर या एंजल नंबर इसी को हम कहते हैं। तो ये हमने लड़के का निकाल लिया। अब लड़की का निकालते हैं। लड़की का 13/4/1999। अब 13 इक्वल टू 4, क्या हो गया? मूलांक हो गया। और भाग्यांक कितना हो गया? तो 9 9 18 9 3 27 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 हो गया। और 6 3 9 हो गया। तो 9 क्या हो गया? ये भाग्यांक हो गया। अब कुआ नंबर निकाल लेते हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ कुआ नंबर में थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है। ये 6 2 8 हो गया, और 8 हो गया इनका, ऐसे निकालते हैं। 6 2 8 हो गया, 8 - 11 कर देते हैं तो कितना हो गया? 8 9 10 11 3 हो गया, यानी कि इनका कुआ नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। जो भी आता है उसको सिंगल में लेके आते हैं, उसमें से 11 माइनस करते हैं लड़के की कुंडली में। तो इसको हमने जोड़ा तो 26 आया, और हमने 26 में से जो है 26 में से 6 को फिर सिंगल में लेके आए हम, तो 6 2 8 हो गया, -11 किया तो 3 आया। तो इनका कुआ नंबर कितना आएगा? 3। अब लड़की के कुआ नंबर निकालेंगे तो 9 9 18 9 3 27 और 1 28 हुआ, 28 हुआ। और इसको हमने जोड़ा तो 8 और 2 10, और फिर सिंगल में लेके आए तो 1 और प्लस 4 हमने कर दिया, तो 4 1 5। तो इनका कुआ नंबर कितना आएगा? तो इनका कुआ नंबर आएगा 28 इक्वल टू 5। इनका कुआ नंबर आ गया। अब यहां पे इतना हम कर लिए। अब थोड़ा सा हम इनका गिफ्टिंग भी बताया था मैंने कि गिफ्टिंग कैसे होता है, वो गिफ्टिंग को समझिए एक बार फिर से। गिफ्टिंग कैसे होता है, ये हम दोनों का ग्रिड बना लेंगे, लड़का लड़की दोनों का हम ग्रिड बना लेंगे। यहां पे लड़के का ग्रिड में क्या, सबसे पहले हम लेंगे 3 यहां लिख दिया, फिर 1 हमने यहां लिख दिया, 5 हमने यहां लिख दिया, 1 हमने यहां लिख दिया, 9 यहां लिख दिया, 9 यहां लिख दिया, 7 यहां लिख दिया। ये लोसू ग्रेड का सब बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये बॉय का है, लड़के का। अब यहाँ पे मूलांक कितना है? 4, तो हमने मूलांक 4 यहां लिख दिया। भाग्यांक कितना है? 8, तो हमने 8 यहां लिख दिया। और कुआ नंबर 3, तो हमने 3 यहां लिख दिया। अब एक चीज देखिए, मैं चलिए आगे बताता हूं, पहले बना लूं। अब यहां हम लड़की का ग्रिड बनाएंगे। बैठा देते हैं। 1 लिख दिया, 3 हमने यहां लिख दिया, 3 हमने यहां लिख 1 हमने यहां लिख दिया, 3 हमने लिख दिया, 4
तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, फिर 1 आया तो 1 यहाँ लिख दिया, 999 है तो 999, 3 बार 9 हमने यहाँ लिख दिया, फिर 3 1 4 तो फिर हमने 4 यहाँ लिख दिया, उसके बाद में फिर हमने 9 तो 9 हमने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पे 5 तो 5 हमने कुआ नंबर इनका यहाँ लिख दिया। कुआ नंबर हमेशा याद रखना है, इनका कुआ नंबर कितना है 5, इनका कुआ नंबर जो 3 है और इनका 5 है। तो अब यहाँ हमने ये ग्रिड इनका कंप्लीट कर दिया, इनका ग्रिड बिल्कुल हमारे सामने रेडी है। अब यहाँ पे जरा समझने की बात है क्या कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मूलांक से मूलांक की मित्रता को देखते हैं। तो मूलांक कितना है यहाँ पे, तो लड़के का मूलांक कितना है, लड़के का मूलांक है 4 और लड़की का मूलांक कितना है 4 इक्वल टू, फिर हम देखते हैं भाग्यांक, तो भाग्यांक लड़के का कितना है 8 और लड़की का कितना है भाग्यांक 9 इक्वल टू, फिर हमने कुआ नंबर देखना है, तो कुआ नंबर लड़के का कुआ नंबर 3 और लड़की का कुआ नंबर कितना है 5 इक्वल टू। अब अंक ज्योतिष में कम से कम 40% यदि मिल जाए तो हम विवाह करते हैं, लेकिन एक सूत्र है कि यदि कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक और मूलांक, कंडक्टर और ड्राइवर नंबर यदि एक दूसरे के शत्रु हो जाए तो बस वहीं पे खत्म करना चाहिए, फिर ये गिफ्टिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम वहीं पे सीधा मना कर देते हैं कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते हैं। अब इनके देखिए मूलांक 4 राहु की संख्या है, तो 4 का 4 शत्रु है तो यहाँ 0% हो गया 0%, और भाग्यांक 8 और 9 तो 8 का 9 जो है यानी 8 मंगल की संख्या है, 8 शनि की संख्या है और 9 मंगल की संख्या है, तो ये दोनों भी क्या हुआ, ये दोनों भी जो है शत्रु हो गए, तो यहां भी 0 हो गया, यानी कि भाग्यांक और मूलांक दोनों 0%, कंडक्टर ड्राइवर नंबर 0 यहीं पे मना कर दे एक टुक में कि नहीं शादी आप नहीं कर सकते। फिर हमने कुआ नंबर देखा, तो कुआ नंबर को हम 10% देते हैं, यहाँ पे 20 20 40 और 10 50 सिर्फ इसी का रहता है, और बाकी 50 इन दोनों का रहता है। अब थोड़ा गिफ्टिंग भी देख लेते हैं, गिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो लड़के के पास जो नंबर नहीं है वो लड़की के पास यदि नंबर है तो दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, तो उसका 20-20 नंबर मिलता है, उसका 15-15 नंबर मिलता है। आइए देखते हैं लड़के के पास क्या नहीं है, तो लड़के के पास जो है एक 2 नंबर मिसिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है लड़के की कुंडली में भी और लड़की की कुंडली में 6 नंबर मिसिंग है, और 6 नंबर शुक्र की संख्या है। दाम्पत्य जो कारक होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो शुक्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए। शुक्र यदि नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है, तो शुक्र दोनों ही कुंडली में मिस है, तो यहाँ पे इनका 2 मिस है और इनका जो है 6 मिस है। लड़की का क्या क्या मिस है, 2 मिस है, 6 मिस है, 7 है और 8 है, यानी 1 2 3 4। अब यहां से लड़का लड़की को 6 यदि दे भी दे तो लड़की से लेने के लिए क्या बचता है, यदि लड़का के पास 6 नहीं है, लड़की के पास भी 6 नहीं है, तो मैं जहां तक देख रहा हूं कि लड़का ना लड़की को कुछ दे सकता है ना लड़की लड़के कुछ दे सकती है। 4 उसके पास भी है, 9 उसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 7 इसके पास है, इसके पास नहीं। चलिए यदि लड़के ने लड़की को 7 दे भी दिया तो लड़की लड़के को क्या देगी, या तो 6 देना चाहिए तो 5 देना चाहिए, तो ना इसके पास 6 है ना इसके पास 6 है और 5 दोनों के पास है ही, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो गिफ्टिंग जो है, गिफ्टिंग भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से मैंने मिला के देखा तो गिफ्टिंग नहीं हो रहा है, ना लड़का लड़की को कुछ दे पा रहा है और ना लड़की लड़के कुछ दे पा रही है, क्योंकि कुछ जो इनके पास है वो इनके पास भी है, तो यहाँ पे लेन देन एक दूसरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नियम यह है कि लड़की के ग्रिड में जो नंबर नहीं है, जैसे मान लीजिए यदि लड़की के कुंडली में यहाँ पे यदि 6 होता तो लड़की क्या करती, लड़के को 6 दे देती, और यहाँ यदि लड़की के कुंडली में यदि यहाँ पे 2 होता तो लड़की लड़के को 2 दे देती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब गिफ्टिंग भी हमारा कितना आ गया, तो 0, यानी कि टोटली कितना, तो 10%। विवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये विवाह बिल्कुल भी यदि होगा ये विवाह नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि लग्न कुंडली बता दिया मैंने, गुण दोष में समस्या दिखा दी आपको मैंने, और साथ ही साथ ये जो अंक ज्योतिष के हिसाब से भी सिर्फ 10 अंक प्राप्त होते हैं, ये विवाह नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी ये दोनों मानने को तैयार नहीं है, बोलते हमने प्रेम किया है तो हम विवाह जरूर करेंगे, इनकी मर्जी है, हमारा काम सिर्फ बताना है कि हाँ या ना। मुझे हमेशा आपको सही मार्ग दिखाना है, मार्ग पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है कि आप कितना बात मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। बाकी
नीति के हाथ में है, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को देखिए, और यदि समझ में नहीं आता है, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली को भी देखूं, तो एक बार विवाह करने से पहले आप और चाहे जो माता पिता इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर और जरूर ज्योतिषी की राय लेनी चाहिए। तो यदि आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझे फोन या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका दिन मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।